ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। मन के बंधन। ए मन जरा ठहर जा, आ बैठ तू संभल जा, खाली बर्तनों सा तो क्यों खड़क रहा है, तो क्यों खड़क रहा है। रिश्तों का आना जाना, लहरों का उठना गिरना, चलता यूं ही रहा है, चलता यूं ही रहेगा। तू छोड़ दे ये भटकन, अब कुछ जरा सिमट जा। फूलों पे तितलियों से है ये तुझे लुभाते, रस जो तुझे मिला है बस उसको तू संजो ले। कुछ जरा सिमट जा, कुछ जरा संभल जा। इस रेल के सफर में अपने अनेक आए, सुख दुख की बावड़ी में गोते थे संग लगाए। जीवन इसी को कहते, सब साथ न रह पाते, हर का अलग ठिकाना, क्या तूने अभी ये जाना। अंतर्मुखी तू हो जा, गर थाह जो है पानी, सुन बैठ तू संभल जा, यही है जिंदगानी। ए मन जरा ठहर जा, आ बैठ तू संभल जा। नमस्कार, मैं माया आप सबको आमंत्रित कर रही हूँ आराधना कार्यक्रम के लिए। आराधना कार्यक्रम 21 से 27 जुलाई तक हो रहा है। इसको अंजना वेलफेयर सोसाइटी आयोजित करवा रही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 में जो हताशा फैल रही है, जो नकारात्मकता फैल रही है, उसके लिए एक सकारात्मक कार्य और ऊर्जा प्रदान करना है। इन 7 दिनों में आप संगीत और नृत्य के कई सितारों से मिलेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे। आशा करती हूँ आप इस कार्यक्रम को उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान देंगे जितना कि अंजना वेलफेयर सोसाइटी के सभी कार्यक्रमों को आप देते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ना बहुत ही सरल है। फेसबुक पेज पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल साइन करिए और हम आपको अपने कार्यक्रम की लिंक साइन कर देंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ है। नमस्कार, मैं गीतांजलि लाल आपसे 24 जुलाई को मिलने आ रही हूँ। अंजना वेलफेयर सोसाइटी आराधना कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने जा रही है, जो कि ऑनलाइन 7 दिन तक चलेगा और आप इसके माध्यम से कई कलाकारों से मिलेंगे। आज का समय मुश्किल का समय है, लेकिन आज के कोविड-19 के समय में यह एक बहुत ही अच्छा कदम है। इस कठिन समय में किसी को घबराना नहीं है, हम सब साथ हैं। तो मिलते हैं 24 जुलाई को। देवाधिदेव महादेव तथा पार्वती का धाम पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, जिस पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो सभी ऋतुओं में समान रूप से हरा भरा रहता है, शीतल स्निग्ध छाया देता है, जहां मंद सुगंधित वायु बहती रहती है। ये स्थान शिव जी का विश्राम स्थल है। इसी वृक्ष की शीतल छाया में शिव इस मुद्रा में बैठे हैं, जैसे स्वयं शांत रस मूर्तिमान हो उठा हो। सुअवसर पाकर पार्वती वहां आती हैं। आदर सत्कार की भंगिमा के साथ शिव जी ने उन्हें अपनी बाईं ओर आसीन किया। पार्वती को अनायास अपने पिछले जन्म की कथा स्मरण हुई। स्वामी की प्रशस्ति करते हुए उन्होंने
श्री रघुनाथ की कथा सुनाने का अनुरोध किया। चित आई पति ही हेतु अधिक अनुमानी बिहसी उमा बोली प्रिय बानी कथा जो सकल लोक हितधारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु जानिय सत्य मोहि निज दासी तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कहि रघुनाथ कथा विधि नाना जासु भवन सुर तरु तर होई सही की दरिद्र जनित दुख सोई भूषण असु हृदय विचारी हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी प्रभु जे मुनि परमारथ वादी कहहि राम कहु ब्रह्म अनादि शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आराती राम सो अवध नृपति सुत सोई कि अज अगुन अलख गति खोई।
किमी नारी बिरह मति घोरी देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। जौनीह व्यापक विभु को कहु बुझाई नाथ मोहि सो अज्ञ जानी रिसवुर जनि धरहु जेहि विधि मोह मिटे सोई करहु। मैं बन दीखी राम प्रभुताई अति भय विकल न तुम्हि सुनाई तदपि मलिन मन बोधु न आवा सो फल भली भांति हम पावा। अजहु कछु संसव मन मोरे करहु कृपा बिनवहु कर जोरे प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा नाथ सो समुझी करहु जनि क्रोधा। तब कर अस विमोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन माही कहु पुनीत राम गुण गाथा भुजगराज भूषण सुरनाथा। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। भारत में कोविड-19 से 7,53,050 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 28,472 मरीज ठीक हुए। रोग मुक्ति की दर एक बार फिर 63% से ज्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए 3,43,243 जांचें की गई हैं। आज सुबह से बेंगलुरु में लगी सप्ताह भर की पूर्णबंदी हटा ली गई है। कर्नाटक और इसकी राजधानी बेंगलुरु में संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे। राज्य में 71,000 से ज्यादा मामले हैं। इनमें से आधे मामले बेंगलुरु में ही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि और नीतिगत फैसले किए जाने हैं। सरकार की निजीकरण नीति शीघ्र घोषित होने वाली है। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की पुस्तक द इंडिया वे अनिश्चित विश्व के लिए सामरिक नीति का विमोचन किया गया। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि भारत को अतीत से 3 प्रमुख बोझ मिले हैं। ये हैं बंटवारा, आर्थिक सुधार में देरी और परमाणु विकल्प के लिए लंबी प्रक्रिया। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। पुणे का सेरम संस्थान जैव फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 का संभावित टीका तैयार करेगा। अगले महीने से इसका मनुष्यों पर परीक्षण शुरू हो सकता है। संस्थान ने मानव परीक्षण के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु भारत के औषधि नियंत्रक विभाग में आवेदन किया है। भारत और स्पेन के विदेश कार्यालयों ने इंटरनेट के माध्यम से वार्ता की है। इस ऑनलाइन वार्ता में दोनों पक्षों ने कोविड-19 महामारी पर प्रतिक्रिया और महामारी समाप्त होने के बाद की प्राथमिकताओं पर चर्चा की।
केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका व्यापार से जुड़े मामलों को लेकर जल्द ही एक समझौता करने वाले हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन पर कोरोना विषाणु महामारी की आड़ में अपने हित पूरे करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। सावन यानी वन के साथ हमारे पुरखों ने जब महीनों के नाम रखे तो उनका रिश्ता मौसम के मूड से जोड़ दिया। चैत्र मास से फागुन मास तक सारे नाम कुदरत के कौतूहल से जुड़े हुए हैं। बसंत ऋतु में कुदरत अपना संपूर्ण सौंदर्य इस धरा पर बिखेर देती है। सावन बरसात से जुड़ा हुआ है। जंगलों के लिए बारिश अमृत धारा है जो पेड़ पौधों में नई जिंदगी का संचार करती है। दूसरे शब्दों में सावन का बसंत शुरू होता है। जी हाँ, सही सुना आपने, सावन का बसंत। ये वो वक्त होता है जब आप प्रफुल्लित मन से अपने बागीचे में, अपने गमलों में, सड़क किनारे, स्कूलों में या फिर ऑफिस में, यानी जहां भी आपको जगह मिलती है वहीं पर आप पेड़ पौधे लगाते हैं। इस महोत्सव को हम हरियाली तीज कहते हैं। गांव कस्बे की महिलाएं पेड़ों पर झूला डालकर कह उठती थीं, तो आइए इस हरियाली तीज पर एक एक पौधा अपने घर के आसपास लगाकर प्रकृति को धन्यवाद दें, उसे निखारें और ज्यादा खुशहाल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है भारत अमेरिका के बीच नौसैनिक अभ्यास। आलेख डॉक्टर स्तुति बैनर्जी का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में तटों से दूर भारत ने अमेरिकी नौसेना के साथ एक साझा नौसैनिक अभ्यास किया। अमेरिका के साथ हुए अभ्यास को पैसिक्स या पासिंग अभ्यास नाम दिया गया। इसमें जमीनी कार्रवाई, निगरानी तथा दो नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता को नियंत्रित करने के लिए पनडुब्बी रोधी कवायद तथा श्रेष्ठ अभ्यासों को साझा करने जैसे भिन्न तरह के समन्वित अभ्यास शामिल किए गए। हिंद महासागर में चीन की बढ़ी हुई उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये विकास महत्वपूर्ण है।
मलक्का जलडमरू मध्य की अनदेखी करने वाले चीन समेत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संकटपूर्ण समुद्री मार्ग से संबंधित एक समुद्री क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में अभ्यासों का संचालन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन अभ्यासों में 4 नौसैनिक जहाज शामिल किए गए तथा एक परमाणु शक्ति संपन्न युद्धपोत USS निमित्ज समेत अमेरिकी बेड़े से इन जहाजों का संचालन किया गया। ध्यातव्य है कि ये युद्धक बेड़े दक्षिण चीन सागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अभियानों को संचालित करते रहे हैं। ये अभ्यास ठीक उसी समय पर हुआ जब चीन विवादास्पद दक्षिण चीन सागर के निकट अपना खुद का सैन्य अभ्यास कर रहा है। लद्दाख क्षेत्र में नाटकीय रूप से झड़प के बढ़ने के बाद भारत तथा चीन के बीच सीमा पर व्याप्त तनावों के कारण किसी भी प्रकार के कार्य को अंजाम देने के लिए हिंद महासागर में भारतीय नौसेना एक परिचालन अलर्ट पर रही है। अपने अभियान आधारित तैनाती के तहत चोक बिंदु तथा संपर्क के संकटपूर्ण समुद्री मार्गों पर भारत ने युद्धपोतों को तैनात किया है तथा इन जहाजों को किसी भी अभियान के लिए भेजा जा सकता है। समुद्री डकैती रोधी गश्ती के नाम पर विगत कुछ वर्षों से चीनी नौसेनाओं की उपस्थिति बढ़ने के कारण भारतीय नौसेना हिंद महासागर की गतिविधियों पर निकटता से नजर रख रही है। 2017 में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जिबूती में चीन ने विदेश में अपने पहले सैन्य ठिकाने का उद्घाटन किया। भारत अंडमान एवं निकोबार द्वीप में अपनी मूलभूत संरचना को दुरुस्त कर रहा है तथा भारतीय सेना की अंडमान एवं निकोबार कमांड में अपनी सुविधाओं को भी उन्नत कर रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर बढ़े तनावों के बीच शक्ति प्रदर्शन के अंतर्गत सामरिक कार निकोबार हवाई ठिकाने पर भारतीय वायुसेना ने आधे स्क्वाड्रन अर्थात 8 से 10 विमानों को तैनात किया है। गत महीने मलक्का जलडमरू मध्य के निकट भारत तथा जापान के बीच हुए इसी तरह के एक अभ्यास के बाद अमेरिका के साथ ये नौसैनिक अभ्यास हुआ। भारत, अमेरिका तथा जापान इस क्षेत्र के करीबी नौसैनिक सहयोगी हैं तथा ये मालाबार नौसैनिक अभ्यास समेत साझा अभ्यासों में नियमित रूप से भागीदारी करते हैं। भविष्य में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी करने की संभावना के साथ एक उन्मुक्त, समेकित तथा खुले हिंद प्रशांत के लिए क्वाड यानी चतुर्भुज के सभी 4 देश पहली बार अभ्यासों में भागीदारी करेंगे। पहली बार इस क्षेत्रीय समूह के सभी सदस्य सैन्य स्तर पर जुड़ेंगे। चीन इस समूह के प्रति चौकन्ना है। सुनामी की घटना के बाद हिंद प्रशांत में राष्ट्रों को मदद देने के लिए 2004 में इस समूह का गठन किया गया था तथा 2017 में इसे पुनः प्रचलित किया गया। 2019 में 4 देशों के मंच का मंत्री स्तर पर उन्नत किए जाने के बाद पेइचिंग भी घटनाक्रमों पर नजर रख रहा है। इसी दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा कि ऐसे समय में जब चीन व्यवस्थित रूप से नियम तोड़ रहा हो तथा बल प्रयोग कर रहा हो, ठीक इसी समय अमेरिका 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा संबंधों में से एक के रूप में भारत के साथ अपने बढ़ते सुरक्षा सहयोग को देख रहा है। उन्होंने कहा कि USS निमित्ज के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों तथा एक अमेरिकी नौसेना के वाहक हमलावर समूह के बीच हिंद महासागर में साझा नौसैनिक अभ्यास एक स्वतंत्र तथा खुले हिंद प्रशांत के समर्थन में नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देने के प्रति दोनों देशों की साझा वचनबद्धता को दर्शाता है। रक्षा मंत्री एस्पर सामरिक अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान IISS द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान हिंद प्रशांत की सुरक्षा के प्रति अमेरिका की रणनीति तथा दृष्टिकोण पर बोल रहे थे। विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर तथा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान को लेकर श्री एस्पर ने चीन द्वारा नियम तोड़े जाने तथा बल प्रयोग करने संबंधी कई उदाहरण दिए। शिक्षित होना मनुष्य होने की पहचान है। वे सभी क्रियाकलाप, आचार विचार एवं प्रशिक्षण कर्म शिक्षा के उद्देश्य हैं जो एक संपूर्ण मनुष्य का निर्माण करते हैं। मनुष्य की संपूर्णता उन गुणों से निर्धारित होती है जो उसे समाज के सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इन गुणों के विकास में शिक्षा का सर्वाधिक महत्व है। गांधी जी का मानना था कि बुद्धि की सच्ची शिक्षा
हाथ, पैर, आँख, कान, नाक आदि शरीर के अंगों के ठीक अभ्यास और शिक्षण से ही हो सकती है। अर्थात इंद्रियों के बुद्धिपूर्वक उपयोग से बालक की बुद्धि का विकास, उत्तम और लघुतम मार्ग मिलता है। शिक्षा जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। यदि हम मनुष्यता के इतिहास की बात करें तो कह सकते हैं कि यह सहस्राब्दियों से घटित होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के बिना न तो स्वावलंबन संभव है और न ही स्वाभिमान। अशिक्षा का परिणाम दरिद्रता और पराधीनता है। तुलसीदास ने कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, अशिक्षित के भाग्य में भी सुख नहीं है। यदि राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह अमीर है या गरीब, स्त्री है या पुरुष, अवर्ण है या सवर्ण, जब तक उन्नति नहीं करेगा तब तक राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं। और यह उन्नति अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, अवर्ण सवर्ण सभी के शिक्षित होने से संभव है। ध्यान रखना होगा, साक्षर होना ही शिक्षित होना नहीं है। शिक्षा का मानव मूल्यों से संपन्न होना जरूरी है। महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर रजनी कोठारी आदि शिक्षाविदों ने शिक्षा का आधार मानव मूल्य माना है। उसे मूर्त रूप देने में अभी हम पूर्णतः सफल नहीं हुए हैं। इस दिशा में हमें अभी बहुत दूर जाना है। गरीबी अशिक्षा का सबसे बड़ा कारण है। हमें इस बाधा को हटाना होगा। उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना उनका मूल अधिकार माना है, लेकिन अभी भी हमारे देश के बहुत से किशोर शिक्षा से वंचित हैं। पिछले दिनों सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के रूप में इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा मनुष्य को ज्ञान देती है, हृदय एवं आत्मा का विकास करती है। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद शिक्षा का लक्ष्य जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण और विचारों का सामंजस्य मानते थे। भर्तृहरि ने कला विहीन मनुष्य को सींग और पूंछ से रहित पशु की तरह माना है। शिक्षा वंचित व्यक्ति की स्थिति से भिन्न नहीं होती। शिक्षा से ही मानवीय गुणों का अर्जन संभव है। अतः समाज को पशुता की ओर जाने से बचाने का दायित्व हम सबका है। शिक्षित राष्ट्र ही सभ्य राष्ट्र हो सकता है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।